अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज जो मेन मुद्दा है वो रिवाइवल ऑफ ऑटोमन एम्पायर है। बहुत ज़रूरी इशू है, उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ज़रूरी एक इशू है जिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, अभी एक किताब जीसीएसई में पढ़ाई जाती है इधर यूके में, जिसमें रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में बताया है। तो उसमें मुख्तलिफ रिलीजन्स के थ्योरी अबाउट टेररिज्म और वायोलेंस के बारे में। तो आप जान के हैरान होंगे कि इसमें यह कहा गया है कि हिंदुइज़्म के बारे में और सिखिज़्म के बारे में, इन दो मज़हब के बारे में ये कहा गया है कि ये प्रमोट करते हैं टेररिज्म को और वायोलेंस को, और अपने धर्म के उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रमोट करते हैं वायोलेंस को और टेररिज्म को। जबकि मुसलमान के बारे में ये कहा है कि मुसलमान जंग तो बेशक करता है लेकिन वो टेररिज्म को कंडेम करता है। और ये किताब 4 साल से पढ़ाई जा रही थी इधर जीसीएसई लेवल पे। और बदकिस्मती देखें, हमारे यहाँ पे कितने इंडियन रहते हैं, कितने सिख हैं, कितने हिंदू हैं इस यूके में। इनके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि कभी किसी ने इस पे कोई एतराज़ नहीं उठाया। अब जाके कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया तो फिर उस किताब को रोका गया है, और ख़बर यही आई है आज कि भाई ये किताब को रोक दिया गया है। लेकिन आप इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि कितना मजबूत प्रोपेगेंडा है। आप मेरी पिछली कुछ वीडियो कुछ महीनों पहले मैंने इस पे बड़ा जोर दिया था कि हम लोगों का, आम शहरियों का, आम भारतीयों का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी हुकूमत के ऊपर ही डिपेंड ना करें। ये भारत का दिफा करना खाली सरकार का काम नहीं है, ये एक एक हिंदुस्तानी का काम है। लेकिन जो एनआरआई हिंदुस्तानी हैं वो मेजॉरिटी ये कहते हैं कि हमारा काम है नहीं ये, हम क्यों इसमें वो पढ़ें, और ये हम पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज़ योर सर्वाइवल। आप अंदाज़ा करें कि कितना मजबूत प्रोपेगेंडा है इनका। मामूली सी मिसाल ले लें कि अभी यूके में एक आदमी को कन्विक्ट किया गया है, क्रिश्चियन को। उसने ये कहा कि सारे मुसलमान जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, ऑल मुस्लिम्स विल गो टू हेल। ये कहा है, उस पर उसको तकरीबन $1200 के बराबर जुर्माना आयद किया गया, एंड ही इज कन्विक्टेड। अब आप खुद बताएं कि मुसलमान तो हर 5 वक्त की नमाज के बाद दुआ में ये कहता है ना, आपको पता ही है। वो दुआ ही अल्लाह से ये मांगता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर, या अल्लाह काफिरों को नीस्त व नाबूद कर दे। और मुसलमान अपने लिटरेचर में, मदरसों में अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाता क्या कि हर मुसलमान ही सिर्फ जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएगा। लेकिन आप इनके प्रोपेगेंडे की इंतहा देखें कि कन्विक्ट एक आदमी को किया जाता है जो ये कह रहा है कि सारे मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जो एक एक मुसलमान ये बात कह रहा है 24 घंटे, उसको गुनाह नहीं करार दिया जाता। तो यहाँ पे कमजोरी है हर एनआरआई को, और इवन इंडिया में रहने वाले हर भारतीय को अपने। देखें, उसमें सेक्युलरिज्म को जो लेके आ जाते हैं ना कि नहीं जी हम सेक्युलर हैं, यू रिमेन सेक्युलर, नो प्रॉब्लम। इट्स नॉट डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म, इट इज डिफेंस ऑफ योर कंट्री भाई। ये कंट्री की बेस हिंदुइज्म है, ये एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। यहाँ पे आपके धर्म का स्टार्ट हुआ है, यहीं के आपका धर्म फलता फूलता है। आप अगर इसका दिफा नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि सेक्युलरिज्म, तो वो जो बाकी है ना सेक्युलरिज्म के ड्रामे करते हैं। देखें, देवबंद के मदरसे की आपको मिसाल दे दूं। देवबंद का मदरसा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ 1947 में। जमीयत उलमाए हिंद होती थी, ये लोग जब पाकिस्तान गए तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान बनाया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, देवबंद मदरसा ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वी विल नॉट अलाउ सेक्युलरिज्म इन पाकिस्तान, जबकि यही जमीयत उलमाए हिंद, देवबंद मदरसा ऑफ इंडिया कहता है कि ओनली पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया इज टू रिमेन सेक्युलर। अंदाजा लगाएं, अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में ये सेक्युलर क्यों नहीं है? फिर उस वक्त ये क्यों दुआ नहीं करते कि या अल्लाह तमाम हिंदुस्तानियों को फतह नसीब कर? उस वक्त तो आप इनकी मस्जिदों में जाके देख लें,
5 वक्त की नमाज के बाद मुल्ला ये कह रहा होता है कि या अल्लाह कुफार पे मुसलमानों को फतह नसीब कर। आपको अंदाजा करना चाहिए कि इंडिया में बसने वाले मुसलमानों के अलावा बाकी सब इनके लिए कुफार हैं, काफिर हैं, और इनको नीस तो नाबूद कर यानी बर्बाद कर दे, इनको जमीन में गाड़ दे, ये दुआ करते हैं। और आप अपने सेक्युलरिज्म के ड्रामे को लेके चल रहे हैं। देखें, इंडिया में सेक्युलरिज्म ही होना चाहिए, लेकिन ट्रू सेक्युलरिज्म तो आप हिंदू जो है वो सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाता रहता है, मुसलमान उसकी तरफ जाता नहीं। आपको इंग्लैंड में ये मिसाल देख लें कि किताब पढ़ाई जा रही है, किस किस्म का इनका प्रोपेगेंडा है। यहां के मिनिस्टर कितने हैं हिंदू, की पोजीशन पे हैं हिंदू, कोई इसका ख्याल ही नहीं कर रहा। अब इस इशू पे यहां पे एनआरआईज का एक ग्रुप है रीच के नाम से, वो इस पे बड़ा वर्किंग कर रहे हैं, और अब इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं है कि वो किताब बंद हो गई है तो इसका मतलब अब इशू खत्म हो गया, इसको अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, इस पे हर हिंदुस्तानी को पूछा जाए इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये किस हिसाब से आप 4 साल से ये किताब पढ़ा रहे हैं इधर। तो प्लीज कम फॉरवर्ड एनआरआईज और हिंदुस्तानियों जहां भी हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं कि बाहर रहते हैं, अपने देश का दिफा करें, आप अपने धर्म का दिफा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्री सेक्युलर नहीं रहेगा। अगर इसको आप प्योर ओरिजिनल जेन्युइन सेक्युलर बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सबको बराबर करें। ये नहीं है कि आप अपीजमेंट में लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग या बरखा दत्त के टाइप के लोग, निधि है, ये सागरिका है, ये अरुण दत्ती है, ये काचू है, ये सब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि दूसरी तरफ की साजिशों को आप समझें। तो प्लीज इस इशू को सीरियसली लें और अपने देश अपने धर्म के दिफा के लिए आगे बढ़ें। लेटर्स लिखें अथॉरिटीज को, दुनिया को बताएं। एफएटीएफ पे पाकिस्तानी भर भर के लेटर लिख रहे हैं कि हम तो पीसफुल हैं, हमारी ये है वो है। कितने इंडियन लिखते हैं एफएटीएफ को? ट्वीट बेशक आप कर देते हैं। सोशल मीडिया ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया एक अवेयरनेस का फोरम है जिसमें आप एक दूसरे को एजुकेट करते हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूएन के पेज पे जाएं, उसमें मुख्तलिफ रापोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं, हर मुल्क की पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट मुल्क जितने भी हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट है, अमेरिका की कांग्रेस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, अमेरिका, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब मुल्कों की पार्लियामेंट्स के पेजों पे जाएं, वहां से आप मुख्तलिफ कमेटीज हैं उनको अपने देश के अच्छे चीज़ों को बताएं और आपके देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो बताएं। आफ्टर ऑल यार, आप देखें मजाक की इंतहा कि इस हिंदुइज्म से ज़्यादा पीसफुल रिलीजन कौन सा है? मुझे कोई हिस्ट्री में एक बार कोई ऐसी एविडेंस निकाल कर दिखा दे जिसमें हिंदू सेना ने जाके किसी मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी और देश पे हमला किया हो, या उनके ऊपर जाके ज़बरदस्ती उनको हिंदू बनाया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो। फिर भी आपके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ अपने आज के दूसरे और मेन इशू की तरफ, वो है ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल। वो आप पहले तो ये वीडियो देखें जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह तैयब अरबगान साफ अल्फाज में कह रहा है कि ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल होगा। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का कहना है कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद आयद की जाने वाली पाबंदियों के खात्मे के बाद एक नया दौर शुरू होने वाला है। उस्मानी दौर जिंदा होगा, बैतुल मक़दस हमारा शहर है। तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि दुनिया भर के आर्मी फोर्सेस पर फलस्तीनी कौम और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर फख्र है। तुर्क सदर का मज़ीद कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि उनका मुल्क, कौम और हुकूमत सब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मज़ीद कहा कि जंग के अज़ीम अव्वल में जिस मक़दस शहर के लिए आप दीदा नस्लों से छोड़ने पर मजबूर हुए थे, इसे बैतुल मक़दस में आज भी सल्तनत उस्मानिया की मज़ाहमत के आसार मौजूद हैं। तो अजीज दोस्तों, आपने देखा तैयब अरबगान क्या कह रहा है। अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है कि उस्मानी दौर तो वापस आएगा। अब आप साजिश को समझे, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूं कि ये एक इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन है, ये एक नेक्सस ऑफ एविल है जो चाइना के सुपरविजन में चलना शुरू हो चुका है। देखें,
मैंने पिछले कुछ अरसे पहले एक ट्वीट लगाई थी कि चाइना ने कहा है पाकिस्तान को कि आपको उम्मा को लीड करना है, मुस्लिम उम्मा को लीड करना है। ये उम्मा का चूरन बड़ा खतरनाक है और ये चाइना पाकिस्तान को पुश करे जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान, ये जो दो शैतान मुल्क हैं, ये उम्मा के नाम पे एक नया ओटोमन एम्पायर कायम करना चाहते हैं। नक्शे की तरफ जाएं, हिंदुस्तान से शुरू हों और यूरोप के दरवाजे पे आ जाएं ग्रीक के पास। इसके बीच में पूरा मुसलमान एरिया है। खतरा इनके लिए क्या है? इंडिया। अब इंडिया के ऊपर आते हैं। देखिए, कोई आए बाएं शाएं नहीं कि हदीस है कि नहीं है। हदीस है। नबी पाक ने यह साफ अल्फाज में कहा है कि गजवा हिंद होगी। गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी पाक खुद शामिल होते थे। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे मरने के बाद भी हिंदुस्तान पे फतह होगी ना, तो मैं समझ लें कि उस जंग में शामिल होऊंगा। तो उसको आप जंग नहीं कह सकते, उसको आप गजवा कहेंगे। इसीलिए यह गजवा हिंद है। इन्होंने ये मुबारकबाद दी थी अपने पैरोकारों को कि हिंदुस्तान फतह होगा और वहां पे कयामत दुनिया में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया हिंदुस्तान का एक एक मंदिर नहीं तोड़ दिया जाएगा, एक एक बुत नहीं तोड़ दिया जाएगा और वहां पे एक एक हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया जाएगा। यह हदीस है मौजूद। हदीसें तो लाखों हैं। इसके ऊपर क्यों जोर है ये सब कॉन्टिनेंट में? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के मुसलमानों को गजवाए हिंद का चूरन बहुत ज्यादा चटाया जाता है। ये पॉलिटिकल है। अब उसमें तुर्की शामिल हुआ है। अब ये तुर्की क्या, अरबगान की आपने जो स्पीच देखी, जो इसके बारे में पाकिस्तान टेलीविजन जो रिपोर्ट कर रहा था, तो आप ये देखें कि ये कह रहा है कि जेरूसलम, बैतुल मक़दस मुसलमानों का शहर है और हम इसको वापस ले लेंगे। भाई, मुझे कोई ये बता दे कि ये मुसलमानों का शहर कब से हो गया? इस्लाम में जब नया नया इस्लाम आया था तो नमाज जो पढ़ी जाती थी वो काबा शरीफ की तरफ रुख करके नहीं पढ़ी जाती थी, वो जेरूसलम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके पढ़ी जाती थी। और फिर एक मदीना में एक मस्जिद है और कई सालों बाद की बात है ये, क्योंकि इस्लाम के आने के 23 साल बाद, 13 साल बाद हिजरत हुई है। और हिजरत के बाद कुछ अरसे बाद मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन में जब हमारे नबी पाक नमाज पढ़ रहे थे तो उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब किबला चेंज हो गया, अब आप नमाज जेरूसलम की तरफ रुख करके नहीं पढ़ेंगे, अब आप मक्का खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। तो इस मुसलमानों ने तो ख़त्म कर दिया ना। और उस वक्त जेरूसलम यहूदियों के पास था, क्रिश्चियंस के पास था, मुसलमानों के पास नहीं था। ये दूसरे खलीफा इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जेरूसलम फतह हुआ था। तो ये इस्लाम से पहले जो अब्राहमिक रिलीजन थे उनकी मुकद्दस जगह थी। और फिर हमारे नबी ने तो उसको ख़त्म कर दिया और मक्का की तरफ रुख कर दिया। तो फिर वो हमारा सिटी कैसे हो गया? लेकिन ये तैयब अरबगान नए नए चूरन ला रहा है। क्यों? कि ये एक्सप्रेशनिस्ट इनका एक जो प्लान है, जो इंपीरियलिस्टिक प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जेरूसलम को ये टारगेट कर रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की थी कि आर्मीनिया को बचाना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि यूरोप यानी ग्रीक पे आप शुरू होता है ना यूरोप, तो ग्रीक से इंडिया के दरमियान का जो जितने मुल्क हैं वो सब मुसलमान हैं। खाली वहाँ पे 3 मुल्क हैं जो मुसलमान नहीं है, इजराइल, आर्मीनिया, जॉर्जिया। अब जॉर्जिया थोड़ा नॉर्थ की तरफ चला जाता है, रशियन ब्लॉक में चला जाता है। आर्मीनिया इनका टारगेट है। आप देख लें कि आर्मीनिया के अंदर इन्होंने एक पॉकेट बनाई हुई है जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है और आज़रबाईजान उसके लिए वो है। मुझे ये बताएं कि 94 में इनका एग्रीमेंट हुआ था आर्मीनिया और आज़रबाईजान का, और फिर कोई जंग नहीं हुई और वहाँ बड़ा अमन और सुकून चल रहा था। अचानक क्या ऐसा हुआ कि इनको ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग शुरू करनी पड़ी? बाकी दुनिया सो रही है, आर्मीनिया के लिए खाली ज़बानी जमा खर्च कर रही है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है प्लीज स्टॉप दी वार, अमेरिका कह रहा है एवरीवन शुड स्टॉप दी वार, ये वो। रशिया खाली ड्रामे कर रहा है, कोई आर्मीनिया की मदद नहीं कर रहा। आर्मीनिया इज लूजिंग द वॉर। और आज़रबाईजान के लिए
क्योंकि वही इनके भी झंडे में चांद सितारा है, तुर्की में भी है, पाकिस्तान में भी है। आज़रबाईजान के लिए भाड़े के पाकिस्तानी बख्शू फौज आई हुई है, वो लड़ रही है। सीरिया के सारे टेररिस्ट, इराक से, सीरिया से जो आईएस के जो टेररिस्ट हैं, वो सब बसों में भर भर के तुर्की ने भेजे हैं। तुर्की से भाड़े की फौजें आई हैं। आर्मीनिया बेचारा कब तक अकेला मुकाबला करेगा? हथियारों के अंबार लगे हुए हैं, कोई इनकी आर्मीनिया की मदद नहीं कर रहा। ये एक ऑटोमन अंपायर के रिवाइवल की जंग है। ये आखिर को इनका टारगेट इंडिया है। ये इंटरनेशनल फोरस पे आप जाके देख लें, यूएन में जाएगा, अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करेगा, पाकिस्तान आके स्पीच करेगा, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इंडिया का कश्मीर। ये क्या है? ये सब यरूशलेम कश्मीर, यानी कश्मीर को टारगेट करने का मतलब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इनके लिए इंडिया खतरा है कि इनको पता है कि जब तक इंडिया मौजूद है, और इंडिया इज ब्लेस्ड। मुझे लोग कहते हैं कि तुम भक्त बनते जा रहे हो और ये क्यों सिर्फ हर बीजेपी की हर पॉलिसी को तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो भाई साहब, मैं तो इश्यूज को सपोर्ट करता हूं। जिस इशू पे मुझे नजर आता है, आप मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 370 को के अब्रोगेशन को मैं सपोर्ट करता हूं। अब वो बीजेपी का कारनामा है ना भाई, मैं तो इस इशू के जेन्युइनिटी के ऊपर उसको सपोर्ट कर रहा हूं। इसी तरह जितने इशू अयोध्या का ले लें, ट्रिपल तलाक का ले लें, बाकी आगे जितने आजकल जो इशू हो रहे हैं, अब ये जो हथरास का जो केस है, किसको नहीं पता कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कुछ मीडिया सेक्शन की तरफ से और कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से, खासतौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। क्या इंडिया में और कोई जगह पे रेप नहीं हो रहे क्या? और अव्वल तो इसके बारे में भी फॉरेंसिक रिपोर्ट तो ये कहती है कि रेप नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कहते हैं नहीं जी, ये योगी जी ने जबरदस्ती की फॉरेंसिक बनाई है। अब आप बताएं, योगी जी तो कह रहे हैं सीबीआई से करा लो, जिससे इंक्वायरी कराना है करा लो, उन पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, लेकिन वही जबकि दूसरी जगहों पे जो रेप हो रहे हैं, मुसलमानों के हाथों कितने ऐसे केसेस हैं कि लड़कियां बर्बाद हुई हैं, जला दी गई हैं, मार दी गई हैं, उनके बारे में ये कोई बोलते तक नहीं है। लेकिन आपका जो एक एपोलॉजेटिक हिंदू है, सेक्शन ऑफ हिंदू, वो इसको ज्यादातर सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजा बजा के वो कर रहे हैं। अब आप बताएं कि हथरास के इश्यूज पे मैं अगर जेन्युइन बात करता हूं तो कहते हैं जी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो इश्यूज के ऊपर आता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त भारत इज ब्लेस्ड टू हैव दिस गवर्नमेंट। ये मोदी सरकार है जो इस वक्त भारत को किले की तरह बचा कर रखा हुआ है। वरना अगर इस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट होती ना, तो चाइना बहुत आगे तक आ चुका होता और लद्दाख आपका खा चुका होता। ये जो आपके जो राहुल गांधी साहब आज फरमा रहे हैं कि 15 मिनट में हम अपने इलाके वापस ले लेते, जबकि इनके परनाना नेहरू जी ने तो 62 में अक्साई चीन और कितना कुछ दे दिया। अभी 2008 में इनकी मनमोहन साहब की हुकूमत के उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। यार अब मैं क्या बोलूं, फिर मुझे कहते हैं कि भक्त हो। ये बातें किस तरह की कर रहे हैं, जबकि ये मोदी सरकार है जो डट के खड़ी हो गई है चाइना के आगे। खैर, मैं आता हूं अपने ऑटोमन अंपायर का जो रिवाइवल हो रहा है उसके ऊपर। तो देखें, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स के साथ चीजें चल रही हैं, और इसमें सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो जंग नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। इट्स ए वॉरफेयर ऑफ प्रोपेगेंडा। उसमें देखें, खाली सरकारें काम नहीं करती। आप यहां पे देख लें, यूरोप में या इंग्लैंड में आम पाकिस्तानी कर रहा होता है। आपके अभी आपने देखा हथरास के ऊपर हिंदुस्तानियों ने मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया। इधर अमेरिका में, इंग्लैंड में मनाया प्रोटेस्ट, तो भी प्रोटेस्ट किया। इतने बहादुर हैं। और किसी इशू पे कभी ये प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि जिसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या रेप नहीं होते क्या? अगर ये अव्वल तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी रेप और नहीं होते क्या? ये एक इशू को क्यों इतना ज्यादा वो किया जा रहा है? क्या दलितों के और किसी मुसलमानों ने रेप नहीं किए? बेशुमार केसेस मौजूद हैं। उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे, प्रोटेस्ट करने आ गए अमेरिका और इंग्लैंड में। जबकि इनको बोलो कि जी पाकिस्तान ने टेररिज्म की है इंडिया में, पुलवामा अटैक हुआ है, पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना है, कोई नहीं आएगा। तो
चाइना के सामने प्रोटेस्ट करना है, कोई नहीं आएगा। अब अभी जुलाई के महीने में यहाँ पे लंदन में चाइनीज़ एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट था, क्योंकि चाइना ने लद्दाख में आपके ऊपर हमला करके अब कई भारतीय शहीद कर दिए थे ना। मैं भी गया था उस प्रोटेस्ट में। क्या हुआ था? गिनती के 15-20 इंडियन थे, ज़्यादातर कौन थे? ईरानी थे, क्योंकि ईरान के लोगों का भी इश्यू था चाइना के साथ। उगर मुसलमान थे, चाइना के जो वो हैं तिब्बतियन थे, 10, 12, 15 हिंदुस्तानी थे। लेकिन ऐसे इशू पे फौरन आ जाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वार चल रही है। अगर आप इंटरनेशनल फोर्सेस को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल पावर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, पार्लियामेंट्स हैं, उनको अगर आप कन्विंस नहीं करेंगे कि आपके देश के खिलाफ क्या हो रही हैं साजिशें, तो फिर कैसे काम चलेगा? कि वहां पे तो पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इन लोगों की पूरी एक मशीनरी काम कर रही है। सारा अभी ऐलान हो जाए कि भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है, 5,000 पाकिस्तानी खड़ा होगा हाई कमीशन के सामने। दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को आगे बढ़ के अपने देश की हिफाजत, अपने धर्म की हिफाजत करनी होगी, और कोई आएगा नहीं भाई इधर बचाने के लिए। और इंटरनेशनल फोर्सेस प्रोपेगेंडा पे काम करती हैं। आपको तो मैं जेन्युइन बात करने का कह रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप झूठ बकें या जाके उधर झूठ मूठ अपने वो बताएं। आप अपना जेन्युइन सनातन धर्म बताएं कि क्या आपका धर्म क्या है। आपका धर्म तो पीस और अमन, और दिस इज द ओनली रिलीजन ऑन प्लेनेट जो सबको बराबर कहता है। किसी मुसलमान को जहन्नम में नहीं भेज रहा, किसी को नहीं वो कर रहा। वो कहता है एवरीवन इज इक्वल, चाहे आप किसी भी भगवान, किसी भी खुदा पे बिलीव करते हैं। और यही सिखिज्म का और बुद्धिज्म का भी यही फिलॉसफी है। ये ब्यूटीफुल रिलीजन्स ऑफ इंडिया हैं, इनकी हिफाजत करें प्लीज। आगे बढ़ के तुर्की एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तैयब अरबगान ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा है कि कुछ गल्फ कंट्रीज के लोग हैं जो कि नादानी में आगे बढ़ गए हैं और उम्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये गल्फ के जो कंट्रीज हैं ये ना पहले थे और ना फ्यूचर में होंगे। यानी क्या कह रहा है कि पहले ये ओटोमन एम्पायर के कब्जे में थे, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी वगैरह। अब ये कह रहा है कि फ्यूचर में भी नहीं होंगे, यानी इनको हड़पने का इनका प्लान है। तो मजाक नहीं है, ठीक है ना। सऊदी अरब ने तो ठाक करके कह दिया कि भाई 1 अक्टूबर से तुर्की के हर सामान का बाइकआउट, हमें कुछ नहीं चाहिए तुर्की से। खैर तुर्की वैसे भी डोनर कबाब के अलावा कुछ नहीं बनाता। तुर्की में 2 चीज़ें बनती हैं, डोनर कबाब और टेररिस्ट। इसके अलावा तुर्की और कुछ नहीं बनाता। तो सऊदी अरब के अपने शावरमा डोनर कबाब से बेहतर होता है। सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स ने तो ये एक काम शुरू किया है, बाइकआउट तुर्की। इंडिया ने बाइकआउट चाइना में एक मुहिम चली थी। कितने इंडियन इसको फॉलो कर रहे हैं भाई, कितने इंडियन। आज की बात है कि आज मुझे इंडिया से एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आई, सर मैं जूम का वो भेज रही हूँ आपको। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि जूम का आप भेज रही हैं, बाइकआउट चाइना का मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। सर प्लीज़ देखें ना। मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं है, आपके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, इतनी सारी चीज़ें, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे प्लीज़। तो ऐसा क्या कयामत आ गई है यार। हम भी तो यही सोशल मीडिया पे सारी मीटिंगें, वेबिनार्स वगैरह करते हैं। तो प्लीज़ सीरियसली अपने देश की हिफाजत करें। बॉयकॉट सऊदी अरब ने कहा है ना तुर्की का, अब आप देखिएगा सऊदी कैसे बाइकआउट करते हैं। बिल्कुल सख्ती से बाइकआउट होगा, टूरिज्म नहीं होगी। साफ था सऊदियों ने कह दिया है कि ना कोई उधर टूरिस्ट जाएगा हमारा, ना उधर से अब कोई ताल्लुक हमें नहीं रखना। बहुत भारी पड़ना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान में रहेगा ना वो बख्शू है ना पाकिस्तान, वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की मैं एक गंदी मिसाल आपको दूंगा कि एक औरत होती है जो 5-6 जिसके होते हैं बॉयफ्रेंड, और वो 5-6 जगह अपने इश्क चला रही होती है। तो पाकिस्तान इज डूइंग दैट। अमेरिका की बीवी है पाकिस्तान, चाइना की रखेल है, सऊदी अरब की रखेल है, तुर्की की रखेल है, अब आज़रबाईजान से भी इश्क लड़ा रही है। इसका अपना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी ओरिजिन से भागते हैं। ये हिंदुस्तानी हैं,
कब तक अपने आप को भागेंगे? ये काटो खून तो निकलेगा डीएनए हिंदुस्तानी। ये इनकी समझ में आ नहीं रहा। इन्होंने मुख्तलिफ अपने खसम पाले हुए हैं, कब तक चलेगा? सऊदी अरब और अमेरिका एक ही प्लेटफॉर्म है, तुर्की और चाइना एक ही प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान दो कश्तियों में सवार है और सबसे पहले जो डूबेगा ना वो पाकिस्तान डूबेगा। पाकिस्तान की बख्शू फौज के जो जनरल है ना, उन्होंने तो अपने बच्चों को सबको बाहर सेट किया हुआ है, बिजनेस सेट किए हुए हैं, प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। इनका क्या है? ठक। पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अय्याशियां कर रहे थे, लूट मार, अंग्रेज की फौज के साथ मिल जाके हमले करते थे और माले गनीमत मिलता था, लूट मार करके अपने खानदानों को पालते थे। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान को लूटना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में टेररिज्म की इन्होंने इंडस्ट्री कायम की। अफगानिस्तान के टेररिज्म की इंडस्ट्री से अमेरिका से लाखों बिलियनों डॉलर इन्होंने कमाए हैं। आगे इन्होंने अपने बिजनेस सारे सेट किए हुए हैं। आसिम बाजवा को ले लें, कियानी को ले लें, मुशर्रफ को ले लें, हराइल शरीफ को ले लें, पाशा को ले लें, ज़हीरुल इस्लाम को ले लें, यू नेम एनी जनरल, हमीद गुल को ले लें, जितने जनरल हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सब ने बाहर प्रॉपर्टियां ली हुई हैं, अपनी फैमिलीज को बाहर सेट किया हुआ है, बैठे लूट रहे हैं इस वक्त। और पाकिस्तान टूटना तो है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान के सर्वाइवल का कोई चांस नहीं कि जिस गंद में अब पाकिस्तान पड़ चुका है, पाकिस्तान का खात्मा तो है। कब है ये अब भारत डिसाइड करेगा, क्योंकि भारत, ये नहीं है कि भारत की सरकार को पता नहीं है। भारत की सरकार सब चीजों पर नजर रखे हुए, राइट टाइम पे आई एम श्योर कि भारत विल टेक एक्शन। और जिस दिन भारत ने एक्शन ले लिया उस दिन पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भी वापस आ जाएंगे और बलोचिस्तान और सिंधु देश भी आज़ाद हो जाएगा और अफगानिस्तान अपना केपीके ले जाएगा। एंड आई विश कि ये पंजाब सिख वापस ले लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पंजाब सिखों का है। ये बाजवे, ये चीमे, ये जितने हैं ना, ये सिखों की कास्ट हैं। अपनी असल को भूल रहे हैं ये पंजाबी। ये सिख हैं बेसिकली और हिंदू हैं ये। तो पाकिस्तान का तो सत्यानाश होना ही होना है। इस जंग में आई एम श्योर कि इन शैतानों को बहुत बड़ी शिकस्त होगी। तुर्की का भी बेड़ा गर्क होगा और पाकिस्तान का भी। आपको हिंदुस्तानियों, आपको अपना रोल प्ले करना है इस सब में। प्लीज आगे बढ़ें और अपना रोल प्ले करें। सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, कोई टेररिज्म नहीं करनी, कोई मिलिटेंसी नहीं करनी, कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करनी, कोई ऐसी चीज नहीं करनी है। सिर्फ आप जेन्युइन प्रोपेगेंडा करें। झूठे प्रोपेगेंडा का भी मैं नहीं कह रहा, जेन्युइन अपने देश की बातें बताएं कि आपका देश की परंपरा क्या है, आपके देश की सिविलाइजेशन क्या है। बताएं कि कितना पुरअमन मुल्क है, क्या आपके देश के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और इसमें अपना रोल प्ले करें, अपनी आंखें खोलें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग कि इसमें सबसे बड़ा रोल एनआरआईज का है। एनआरआई, खुदा के वास्ते आप लोगों को इतना जबरदस्त मौका मिला हुआ है, बहुत अच्छा सेटल्ड हैं यूरोप में, अमेरिका में। थोड़ा टाइम निकालें, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम निकालें, इस प्रोपेगेंडा मुहिम में अपने देश की पॉजिटिवनेस दुनिया के सामने लाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरी इस वीडियो को मैं पहली बार अपनी किसी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने दिए हैं। प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे इसके लिए नहीं है कि मेरे व्यू हों, आप इसको व्हाट्सएप पे चलाएं, जिस तरह भी चलाएं। मैं इसको वो नहीं कर रहा, मैं अपने यूट्यूब के चैनल के हवाले से नहीं कर रहा। मुझे अगर यूट्यूब के चैनल को अपना मटेरियलाइज करना हो और उससे मुझे अगर पैसा कमाना हो ना, तो मैं रोज़ की 3-4 वीडियो बना के रखूं। लेकिन मैं जाता हूं 8 घंटे 10 घंटे अपनी जॉब करके अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूं। मुझे इससे यूट्यूब में तो मेरी ज़्यादातर वीडियो मोनेटाइज ही नहीं करता, लेकिन मैं अपना तरीक़ाकार चेंज करने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा काम है मैसेज देना। और अगर मैं पुष्पेंद्रा जी से रोज़ इंटरव्यू लेना शुरू करूं, तारिक भाई, कुछ लोग यही कर रहे हैं ना अपने चैनल को चलाने के लिए, रोज़ तारिक भाई को बिठा दिया है, मेजर गौरव वारिया को बिठा दिया है, लोगों को उस पर कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ इश्यूज़ पे मुख्तलिफ चीज़ें लेके आऊँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता
कि आप बड़े बड़े नामों के पीछे भागें और उससे वो करें। वो पैसा कमाना हो तो ये चीज़ें की जाती हैं। पुष्पेंद्र जी ने मुझे, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझे खुली ऑफ़र दी थी कि आरिफ भाई आप जब कहेंगे मैं आपके चैनल पे आने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें लाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि पुष्पेंद्र जी का भी इस सारे सिनारियों में सबसे जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो आपके सामने कोशिश करूंगा कि पुष्पेंद्र जी को एक और इंटरव्यू करूं। और भी मज़ीद मेरे पास कुछ हैं चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको जेन्युइन चीज़ें ला के दूँ। वापस कह रहा हूं कि इस वीडियो को भले आप मेरे चैनल पे ना देखें, दूसरा वह चैनल वाले लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, बताएं दुनिया को, अपने हिंदुस्तानियों को कि क्या चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मुझे ये सपोर्ट कर दी तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा। जय हिंद, भारत माता की जय। ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई हैं। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके, अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी, हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। तुम्हारी तारीख नहीं जानते, तुम्हारी मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं जानते। हम करबला वाले हैं, हम हुसैनी मुसलमान हैं। हम 72 भी होते हैं तो लाखों का जनाजा निकाल देते हैं। कसम उस रब्बुल आलमीन की, हमारे हाथ में भी आने तो क्या हथियार आ सकता है? हम चाहे तो हथियार आ सकता है, हथियार आ सकता है। उजाड़ कर रखिएगा इस बाप को, खत्म कर देंगे इस समाजी को, तमाम को। कैसे पार्लियामेंट, कैसी असेंबली, उस जगह में, उस थाने का जाकर के हम घेराव करेंगे और वहाँ पर भी हम फिर हो सकता है फिर हमको मजबूरन कानून को भी हाथ में लेना है। हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे, जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये बाप की जागीर नहीं है। जितनी तुम्हारी जमीन है उतनी हमारी जमीन है। तुम्हारी औकात नहीं है तो हमसे छीन सको। उन्होंने बिल पास किया है, भारी अक्सरियत से लोकसभा से बिल पास हो गया। पता क्या बिल पास हुआ? दास्ताने हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग और असदुद्दीन अवैसी को चाहिए हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन की एक नई तहरीक को चलाया जाए। हिंदुस्तान की धरती से एक नया मुस्लिम वतन निकले। ये वक्त की भी जरूरत है और हमारे मुसलमानों कमरानों को कर सकते हैं। या पुरुष सोशल मीडिया में जिस तरह से पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, वो कोर्ट और पुलिस की नजर और उसके दायरे से बाहर हो चुका है। पूरी मशीनरी लग गई है इसे घर घर पहुंचाने के लिए। काश यही मशीनरी बच्चों के साथ बलात्कार की 24,000 घटनाओं के मामले में भी सक्रिय होती। जाहिर है अपराधी किसी भी मजहब या जाति का हो सकता है, बल्कि होता ही है, लेकिन इस पैमाने पर देखना बलात्कार के मामले के साथ और नाइंसाफी है। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण? अक्लमंद को नहीं मिलती, क्यों? ये मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती। मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू
अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। ना आसमान से फरिश्ते आएंगे, ना जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत इख्तियार के ऊपर, संविधान पर भरोसा करके एक सियासी वो अपना पैसा लगाती है। इंडियन आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। तो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में है कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू, लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों